हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस से एक बार ढोंगी बाबा चैनल पर। आज हम कॉलिजन पढ़ने वाले हैं। फिर एक बार बता देता हूं जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर कि ये वीडियोस हम उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनका अभी कमिंग नीट है 2 to 3 मंथ्स में, और फिज़िक्स उनके लिए अवरोधक बन चुकी है। फिज़िक्स एक पहाड़ की तरह बन चुकी है कि भाई बायो करते हैं, केमिस्ट्री हो जाती है, पर फिज़िक्स नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी लेक्चर्स में, जितने भी हम ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ले रहे हैं, इसमें पूरा पूरा फिज़िक्स वगैरह नहीं कवर कर रहे। इसमें वो बातें कवर कर रहे हैं जिससे कि आप कम से कम 75% तक पेपर बनाकर आ जाएं बायो का, फिज़िक्स का। क्यों, कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि 75% तक का पेपर इजी जोन का होता है। पर चूंकि हम दुनिया के प्रपंच में फंस जाते हैं, तो उस कारण से फिर हम टोटल फिजिक्स पढ़ने की कोशिश में, 100% ऑफ फिजिक्स करने की कोशिश में बावले हो जाते हैं, है ना। हमें लगता है यार फिजिक्स हमसे हो नहीं पाएगी, जबकि 75% ऑफ फिजिक्स ईजी होती है नीट की। तो हम उस 75% को टारगेट कर रहे हैं इन सेक्शंस में, जो स्टेरॉइड सीरीज चल रही है। चलिए, जिन्होंने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो उन्हें देखें। आज हम बात कॉलिजन के ऊपर करेंगे बच्चों। कॉलिजन भी एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 1 या 2 सवाल हर साल बन जाते हैं नीट में। अच्छा, वही बेसिक उतनी ही पेरीफेरी में घूमते हैं, उससे ज़्यादा आता नहीं इसमें। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें एक बात पता होनी चाहिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन किसे कहते हैं। देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में, मान लो कोई भी सिस्टम है, अब उसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं पर भी आ रहा है। मान लो M1, M2, M3, ठीक है। तो अगर इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अपने अंदर के फोर्स लग सकते हैं आपस में, जैसे 2-3 आदमी एक सोसाइटी बना के आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ फोर्सेस हो सकते हैं। एक्सटर्नल बाहर से कोई अतिक्रमण या आक्रमण नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम यूं कहते हैं कि भाई जो ओवरऑल मोमेंटम है ना बॉडी का, सिस्टम का, वो कंजर्व रहता है। यानी कि एक तरीके से फॉर्मूला लिख देते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस जितने भी m1v1 है, सब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कभी नहीं बदलते, है ना। ये पूरा जो सम है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, क्योंकि पूरी कहानी इसी पे ही है, इस टॉपिक की। तो अब आते हैं कॉलिजन पे। देखो भाई, कॉलिजन को कितने तरीके से बताया गया है। मान लो कि जैसे 2 बॉडीज हैं, ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिया। मान लो ये बॉडी इधर जा रही है v1 स्पीड से, और ये इधर जा रही है अलॉन्ग द सेम लाइन v2 स्पीड से, ठीक है, दिख रहा है ना, v2 से। तो इसको जो सेंटर टू सेंटर, यानी जिन दोनों बॉडीज का लाइन ऑफ मूवमेंट, जो दोनों की वेलोसिटीज हैं, वो सेम लाइन में रहें और फिर इनमें कॉलिजन हो, कॉलिजन टकराएं एकदम जाकर, तो इसे बोलते हैं बेटा हेड ऑन कॉलिजन। क्या बोलते हैं? पहले तो नाम समझना है, क्योंकि नाम आएगा ना सीधा लिखा हुआ तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये हेड ऑन कॉलिजन क्या चीज है। अगर एक्शन, लाइन ऑफ मूवमेंट सेम है तो वो हेड ऑन कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन दूसरा होता है, ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन किसे कहते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन का मतलब है लाइन ऑफ मूवमेंट सेम नहीं है, यानी दोनों बॉडीज अलग अलग मूव कर रही हैं। मान लो कैसे, जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये बॉडी इधर जा रही है, ये बॉडी इधर जा रही है, कुछ इस तरीके से, और फिर कॉलिजन हो रहा है। तो ऐसी बॉडीज में जब कॉलिजन होता है तो इन्हें कहते हैं ऑब्लिक कॉलिजन, और इसे बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वो हेड ऑन कॉलिजन पर होगा, है ना, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऑब्लिक पर भी आ जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलिजन का कोई सा भी क्वेश्चन आए बच्चों, कभी भी वो कहे कि एक पार्टिकल है इतने मास का, दूसरी बॉडी है इतने मास की, इनमें कॉलिजन हो रहा है, तो एक बात तो पक्का समझना कि मोमेंटम हर कॉलिजन में कंजर्व होता है। मोमेंटम हर कॉलिजन में कंजर्व होता है, चाहे कैसे ही कॉलिजन हो, ठीक है। तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व करना है तुम्हें। मोमेंटम इन कॉलिजन is always
कंजर्व्ड। हाँ, अब इसमें दूसरी चीज आती है एनर्जी। क्या एनर्जी कंजर्व होगी क्या? देखो दो ही चीजें, एक तो मोमेंटम और एक एनर्जी। मोमेंटम हमेशा कंजर्व कर सकते हैं हम कॉलिजन में, क्या एनर्जी हमेशा कंजर्व कर सकते हैं? नहीं। एनर्जी के ऊपर फिर 3 कैटेगराइजेशन हुए हैं कॉलिजन के। फिर हमने यहां पर बात की है इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। देखो इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है जिसमें आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन, जब भी ये वर्ड यूज करेगा ना क्वेश्चन में कि एक इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो आप समझ लो एनर्जी कंजर्व हो सकती है, यानी इसमें एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व्ड। इन दोनों में नहीं कर सकते, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। हाँ, मोमेंटम तीनों में कंजर्व हो सकता है, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है? इतना समझ जाएंगे हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या फर्क होता है? जब भी वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कह रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, मान लो इनिशियली इस तरीके से दो बॉडीज जा रही थी V1 V2, कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब है कि दोनों चिपक जाएंगी। यानी अब क्या होगा, जब कॉलिजन हो गया तो अब ये साथ साथ चलेंगी जिस भी वेलोसिटी से जाएंगी। यानी आप तो सिंपल समझो कि जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो बॉडी टकराने के बाद चिपक जा रही है, फिर वो एक साथ मूव कर रही हैं, बस ये होता है इसका मतलब, ठीक है? अब यहां पर एक रेशियो डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे ई से डिनोट करते हैं बेटा। ई सिंपल शब्दों में, देखो बहुत अलग अलग शब्दों में इसे समझाया जाता है, पर बहुत सरल से शब्दों में इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस ये याद रखना, फिर तुम कर लोगे, नहीं तो कई बार फॉर्मूलेज कुछ लिखाए जाते हैं उसमें क्या कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, बस इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जैसे कि मान लो ये दो बॉडीज हैं, ये V1 वेलोसिटी से जा रही है, ये V2 से जा रही है, ठीक है? फिर कॉलिजन हो गया, अब कॉलिजन के बाद ये V1 डैश से जा रही है और ये V2 डैश से जा रही है। देखो इतना अपने को समझ जाना चाहिए कि अगर इसमें कॉलिजन हो रहा है, इस बात का मतलब है कि V1 V2 से बड़ा है, ये ज़्यादा होगा तभी तो इसे आके टकराएगा ना, और कॉलिजन के बाद ये इसे धक्का दे देगा तो वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि V2 डैश इज ग्रेटर देन V1 डैश, ये पता होना चाहिए। अभी अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है तो यहां पर तो अप्रोच है भाई, ये तो अप्रोच कर रहा है ना टकराने के लिए, और सेपरेशन यहां पर है क्योंकि अब टकराने के बाद ये आगे जाने लगा, तो सेपरेशन यहां हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। तो अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का हल्का सा कंसेप्ट यूज करें, हम यहां पर खड़े हो जाएं, इस पर खड़े होकर देखें, तो हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिस रेफरेंस पर आप खड़े हो जाते हैं वो रेफरेंस आपके रिस्पेक्ट में रुक जाता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो दूसरी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, ये तो होगा ना। यानी ये आगे कितनी स्पीड से जाएगा, V2 डैश माइनस V1 डैश, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ V2 डैश माइनस V1 डैश, समझे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच तो ये कर रहा है ना इस पर, तो आप इस पर खड़े हो जाइए, तो इस पर खड़े होकर देखेंगे तो ये वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2, है ना? V1 माइनस V2। तो याद करना चाहें तो फॉर्मूला ऐसे याद करें, थोड़ा सा समझ के लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ई होता है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अब इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक में ई क्या होता है भाई, हमेशा ध्यान रखो, इलास्टिक में ई होता है 1 परफेक्टली इनइलास्टिक में ई होता है 0, इनइलास्टिक में ई समवन विच इज इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है। अगर क्वेश्चन चाहेगा तो दे देगा, लेकिन मोस्टली आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इलास्टिक में बनेगा या फिर इन परफेक्टली इनइलास्टिक में बनेगा, है ना? बीच में बहुत कम आते हैं,
है ना, मोस्टली तो इलास्टिक में ही आएंगे। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो मोस्टली सवाल पूछता है उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछता है कि भाई जैसे कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो एनर्जी ट्रांसफ़र के ऊपर चर्चा करता है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई या मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस तरीके से कुछ चर्चाएं करता है। तो देखो, हमें तो सीधी सी बात है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मान लो जैसे ये दो मासेस हैं, है ना, इसका मास मान लेते हैं m1, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ठीक है, अब ये टकराए, टकराने के बाद फिर उसके बाद इनकी कुछ कुछ वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिखोगे आप? पहले तो मोमेंटम कंजर्व तो हर किसी में करोगे, m1 v1 प्लस m2 v2। हाँ, साइन का बहुत ध्यान रखना, अगर ये वाला साइन हमने पॉजिटिव लिया है तो ये दोनों पॉजिटिव है। मान लो इसकी अपोजिट होती वेलोसिटी तो इसे आप माइनस m2 v2 लिखते हैं, है ना, साइन का ध्यान। फिर फाइनल, मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v1 डैश और इसकी वेलोसिटी हो गई v2 डैश, तो आप इसे लिखेंगे m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। अब अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी कि भाई ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है क्या, अगर मान लो इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इनिशियल एनर्जी कितनी है, यही तो है ना, और फिर हाफ फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये एनर्जी कंजर्वेशन लग गया। तीसरी चीज, अगर जरूरत पड़ती है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन जानते हैं, इलास्टिक के लिए E1 होता है, तो जैसे यहाँ पर है तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, सॉरी v2 डैश माइनस v1 डैश, फाइनल तो ये हो जाएगी ना, और इनिशियल हो जाएगी v1 माइनस v2, ऐसे लिख सकते हैं। तो तीन इक्वेशंस हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं इससे। अच्छा, इसमें एक केस हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए अगर एनर्जी ट्रांसफर की बात की जाए, है ना, कि भाई एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है मासेस में, दो मास अगर हम ले रहे हैं, मान लो एक मास है m1 और एक मास है m2, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। देखो बच्चों, यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर एक मास बहुत बड़ा है दूसरे मास के कंपैरिजन में, अगर इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो कॉलिजन के बाद उस मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मास की वेलोसिटी हम ये मानते हैं नेग्लिजिबली चेंज हुई है ना। मान लो एक बहुत बड़ी दीवार है, हाथी है एक और एक चींटी है, चींटी किसी वेलोसिटी से जा रही है, हाथी अपना वेलोसिटी, चींटी जाके हाथी से टकराई, तो अब आप क्या कहोगे, क्या हाथी की वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसा सिनेरियो आए कि एक मास बहुत ज़्यादा है दूसरे मास से, तो हम फाइनली में जब लेते हैं आफ्टर कॉलिजन तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करते, है ना। एक तो ये बात। दूसरी बात, मान लो दो मासेस सेम हैं, दो मासेस सेम हैं, ये भी m1 है और ये भी m1 है। ठीक है, अगर ये दो मासेस सेम हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो जब ये कोलाइड करेंगे, जब ये इससे जाकर टकराएगा तो इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ये बात फिर ध्यान रखने वाली है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर दो सेम मासेस में कॉलिजन होगा तो अभी टकराने के बाद ये v2 वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी। ये डायरेक्ट लगा सकते हैं अपन, इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, हाँ सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, पर याद रहेगा तो फटाफट हो जाएंगे ना। तो इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं सेम मासेस में, बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां तक ये बातें बिल्कुल ध्यान रखने वाली हैं। एक बात और जो कई बार चर्चा होती है, एक होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो हो रही है वो मैक्सिमम कब होगी कॉलिजन में। कई बार ऐसा सवाल पूछा भी गया कि भाई जैसे कि दो मासेस हैं m1 m2, ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन है, ये v1 v2 से जा रहा है, कॉलिजन हुआ तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, इससे इसमें जाएगी, ऐसा होगा ना। तो वो कई बार कहता है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगी, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम तब होती है जब दोनों मासेस सेम होते हैं।
हाँ, ये आफ्टर एक कैलकुलेशन निकाला गया है, उतने सब में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर इन इलास्टिक कॉलिजन ऑकर्स व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर दोनों मासेस बराबर होते हैं तो होता है। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब इसके साथ साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, कई बार ये सवाल आता है, जैसे कोई बॉम्ब रखा है या कोई एक सेट ऑफ पार्टिकल्स रखे हैं, है ना, जैसे बॉम्ब रखा है या किसी पाथ पे जा रहा है बॉम्ब, प्रोजेक्टाइल में ही जा रहा है, किसी ने बॉम्ब फेंका प्रोजेक्टाइल में और एकदम से रास्ते में फट गया, है ना, तो एक इसका सेक्शन m1 निकल कर इधर गया, एक इसका सेक्शन m2 निकल कर इधर गया, अलग अलग डायरेक्शंस में गए, फटेगा तो इधर उधर चीथड़े जाएंगे ना उसके। तो कई बार इस पर चर्चा करता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि भाई जैसे बॉम्ब था, प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंका था हमने यूं, और ये यूं जा रहा था, ठीक है, तो जब भी कोई बॉम्ब टाइप फटता है तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण से फटता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसमें। तो इंटरनली केमिकल रिएक्शंस हुई, वो फटा, है ना, तो इंटरनल है, तो यानी इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि ये इस तरीके से इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा कि इन सभी पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाएगा कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पाथ पर रहेगा जिस पाथ पे पहले था। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स विल रिमेन ऑन द सेम पाथ। कभी भी बॉम्ब कोलाइड करता है, कई बार ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि एक पार्टिकल है 4m मास का, एकदम से स्प्लिट हो गया दो पार्टिकल्स में, m1 m2 में, तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, अगर वो पहले रेस्ट पर रखा था यानी इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फिर फाइनल मोमेंटम जो भी है पार्टिकल्स का वो जीरो ही रहेगा। यानी कॉलिजन या एक्सप्लोजन के केस में मोमेंटम कंजर्व किया जाता है, ध्यान रखो, कहीं पर भी एक्सप्लोजन हो रहा है मोमेंटम कंजर्व करेंगे। दूसरी चीज, जो पाथ वो पहले फॉलो कर रहा था बिफोर कॉलिजन या बिफोर एक्सप्लोजन, वही पाथ ही फॉलो करेगा सेंटर ऑफ मास। जो अलग अलग चीथड़े उड़े उन सभी का सेंटर ऑफ मास वही बात रहेगा जिस पर था। समझे क्या बात? तो इतनी ये बातें कॉलिजन की अगर आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, तो मुझे लगता है कि 75% क्या 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। चलो देख लेते हैं पिछले साल जो क्वेश्चन आए उन पे एक बार नजर डाल देते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन। देखो ये तो डायरेक्ट उसी पे ही आया है, और ये चीज़ कई बार पूछी आती है डायरेक्ट, मतलब कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में है हमारे कि भाई मैक्सिमम तब होगा जब मासेस सेम होंगे। समझ गए? बस कुछ ज़्यादा सोचो मत। सेकंड सवाल देखो, दूसरा दिया है, अ पार्टिकल, ये भी 22 में आया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास 4m kg एट रेस्ट, पहले रेस्ट पर है, ये पहले 4 kg का रेस्ट पर है, स्प्लिट्स इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 3m, दो में स्प्लिट हो गया, एक m एक 3m। कभी भी ऐसा है कि रेस्ट पर था स्प्लिट हो गया या एक्सप्लोजन हो गया। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मास m एंड 3m, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, सीधी सी बात है। यानी पहला तो मोमेंटम 4 इंटू वी 0 था, फाइनल हो गया, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई होगी और इसकी v2 हो गई होगी, तो कैसे लिखोगे mv1। अच्छा डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा कर लिखना, है ना, फटेगा तो एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, 3mv2, ठीक है। तो इससे आपका v1 और v2 का रिलेशन आ गया ना, mm तो कट जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू 3v2। उसने क्या पूछा है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ m। हाँ तो ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन k2, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ, उसका मास कितना है 3m, और उसकी v2 स्क्वायर, ऐसे ही तो। और हम जानते हैं कि भाई ये mm तो कट गया, हाफ हाफ कट गया, ये क्या बन रहा है 1/3 v1/v2 का स्क्वायर, और v1/v2 की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 डाल दो, 3 स्क्वायर 9, 9 यानी 3 आ गया, तो 3:1 का रेशियो है। देखते ही हो जाते बेटा, कंसेप्ट दिमाग में रखो बस। नेक्स्ट देखो, ये एजर्शन रीजन है, ये भी 22 में आया हुआ सवाल था।
एजर्शन बोल रहा है वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ विच द फायर क्रैकर वुड हैव फॉलोड हैड इट नॉट एक्सप्लोडेड। अच्छा, इसका शायद ऊपर का कुछ पोर्शन कट गया है, शायद एक लाइन। सवाल ये है कि कोई एक्सप्लोजन हुआ है ना, जिसमें एजर्शन है, और एक्सप्लोजन के बाद वो एजर्शन में ये बोल रहा है कि वो उसी पाथ पर मूव करता रहेगा, कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ विच द फायर क्रैकर वुड हैव फॉलोड हैड इट नॉट एक्सप्लोडेड। जिस वो उस पर एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो सारे उसी पाथ पर मूव करते रहेंगे कॉलिजन के बाद। ये एजर्शन है। रीजन है एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर ऑकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स फॉर दिस एक्सप्लोजन। देखो, रीजन तो बिल्कुल सही है कि एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण से होता है, अभी चर्चा भी की थी हमने, और उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता। पर एजर्शन में वो कह रहा है कि सारे पार्टिकल्स टूटने के बाद भी उसी पाथ पर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने बात की कि पार्टिकल्स तो अलग अलग जाएंगे, हाँ, पर वो इस तरीके से जाएंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर रहेगा। तो एजर्शन गलत है, रीजन सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक है बेटा, इजी सवाल आते हैं, कंसेप्चुअली क्लियरिटी रखनी है बस अपने को। जैसे एक और देखो, फिर क्या दिया है, अ बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। देखो वो क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 4m है, ये u स्पीड से जा रही है, कोलाइड विद अनदर बॉडी, ये a है, ये b है, ये 2m मास की, और ये रेस्ट में। द कॉलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। ठीक है, आफ्टर द कॉलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। देखो, अब मान लो जब ये टकराए तो टकराने के बाद इसकी स्पीड v1 या v2 हो गई कुछ। अभी तो निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो भाई क्या करें, इनिशियल मोमेंटम क्या है 4mu, फाइनल मोमेंटम लिखो 4mv1 प्लस 2mv2। तो यहां से mm तो खत्म करो पहले, तो v1 v2 में एक रिलेशन आ गया, 2 भी काटो, तो 2v1 प्लस v2, ये एक रिलेशन है v1 v2 का। ठीक है, अब दूसरा इलास्टिक नेचर है ना, तो इलास्टिक है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो E होता है वो 1 होगा, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन आएगी v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u। ठीक है, तो यहां से v2 और v1 में एक रिलेशन और आ गया। ठीक है, ये तो है, हाँ, u ही थी ना, हाँ। अब दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल्स हैं v1 v2, दोनों को ही हम u के टर्म्स में निकाल देंगे यहां से सॉल्व करके। देखो, इतना सॉल्विंग जानना बेटा है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें, एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2v1 प्लस v2 माइनस v2, v2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3v1 और 2u आ जाएगा। तो v1 की स्पीड आ गई u/3, v1 को u/3 डाल दो यहाँ, तो v2 आ जाएगा, तो u/3 प्लस u यानी 4u/3 आ जाएगा। तो v2 भी आ गया आपके पास, v1 भी आ गया आपके पास। अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था फ्रैक्शनल चेंज, है ना, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन लॉस्ट, ध्यान रखें। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं kf की वैल्यू लिखूं तो मासेस मुझे पता ही हैं ये कितने कितने थे, है ना, जरा देख लो एक बार। v1 का मास था 4m और इसका था 2m, है ना, तो 4m इंटू v1 स्क्वायर यानी u²/9 प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर यानी हो जाएगा 16u²/9। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ 4m खाली u², u से ही तो जा रहा था, उसमें तो थी नहीं दूसरे में, है ना, तो यही थी ना बात। हाँ, चलो, तो बस अब ये यहाँ पर डालना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे आप kf माइनस के इनिशियल का, तो ये कितना कितना आएगा जरा देख लो एक बार। 2 2 जा 4, ये आ जाएगा mu² 2/9 प्लस ये भी काट दो इसे, है ना, तो इधर आ जाएगा ये 16/9, ये दोनों तो ऐड हुए, माइनस इधर से भी ये काट दो,
-2 आ जाएगा ना, ये डिफरेंस आ गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जो भी आ रहा है। 16 + 2 18 बाय 9, यानी ये तो 2 से कट गया। अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस 0 हो गया क्या है? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इलास्टिक कॉलिजन थोड़ी है ये। ओहो गड़बड़ कर दिया भाई। नहीं गड़बड़ क्या किया, सही तो है। हेड ऑन एंड इलास्टिक आफ्टर द कॉलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज, सॉरी हमने पूरा निकाल रहे थे, वो बोल रहा है सिर्फ ए में कितना लॉस्ट हुआ, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो इलास्टिक में तो एनर्जी कंजर्व रहती है, तो 0 आना ही था, है ना। हाँ वो सिर्फ ए के लिए पूछा है कि उसने कितना, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। हाँ तो इसका ये टोटल नहीं है, सिर्फ 4 के लिए, ए वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी बच्चों, देख लो जरा। इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी हाफ 4m, मास तो 4m था, और उसकी वेलोसिटी हो गई थी u²/3, है ना, u/3 का स्क्वायर हो गई, यही तो है। माइनस इनिशियल थी उसकी u² अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 4m u², ये तो कट गया, तो ये आ जाएगा u²/9 माइनस u², क्योंकि कम हो रही है इसलिए नेगेटिव में आ रही है, उससे हमें परेशान नहीं होना है। तो ये हो जाएगा 8/9 u² कट गया, ठीक है। 8/9 का फ्रैक्शन आ रहा है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि वो कम हो रही है, तो 8/9 आंसर आ गया। देखो हाँ थोड़ा सा हम ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी कि ए के लिए पूछ रहा है, मैं टोटल सिस्टम की देखने लगा था, पर ठीक है फिर देख लिया, तो ये 8/9 आंसर। देखो तो फ्रैक्शन लॉस का मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ये समझिए। फ्रैक्शन लॉस का मतलब होता है KF - K इनिशियल अपॉन K इनिशियल, ठीक है, इसी को बोलते हैं बस फ्रैक्शन लॉस, अगर कभी पूछे तो। फिर कह रहा बेटा कॉलिजन या कोई भी टॉपिक फिजिक्स का नीट लेवल पर ज़्यादा टफ नहीं होता, आप उसकी बेसिक बातें अगर ध्यान में रखेंगे, और जितने पॉइंट्स हम लेक्चर्स में ले रहे हैं सिर्फ इन लेक्चर्स को भी ध्यान में रखेंगे, तो 75% तक का पेपर हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ हमारी फिजिक्स ठीक है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अच्छी फिजिक्स पढ़ने के लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल में सोचिएगा कि भाई अगर मेरी फिजिक्स में है दिक्कत, मुझे लगता है कि नहीं सर नहीं दिक्कत होती है, नहीं बनती मुझसे, तो फिर हमें ज़्यादा प्रगाढ़ पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधे सीधे जितने से मेरा 75% तक पेपर अटेम्प्ट हो जाए उतना कर लो, वो इजी जोन है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशन कवर करेंगे, और इन लेक्चर्स को देखते हुए नोट्स बनाते हुए, क्योंकि नोट्स ज़्यादा नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है, जो आता है वही है, तो वैसे बनाते हुए चलेंगे, कामयाब हो जाएंगे। चलिए।